Amalgamation of company. Amalgamation of companies, remember it, accounting standard is what beta 14. AS 14 deals with amalgamation of companies. In last year, amalgamation of firm tha. Same, amalgamation aa gaya means accounting standard 14 is there. So now, first of all, amalgamation means what? What is amalgamation? Amalgamation means combination or merger. Amalgamate हो गया, combination और merger, दो कंपनी साथ में मिल गई, combination और merger. Why? What is the reason behind it? देखो, in amalgamation, two companies come together. ये दो बार लिख दिया है, single या come together. In amalgamation, two companies come together to secure various advantages. To secure various advantages. Why they are amalgamating? To secure various advantages. क्या एडवांटेज होगा? दो कंपनी एक साथ मिल गई तो टू और मोर कंपनी जो भी है. सो सबसे पहली बात तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी. प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. दोनों कंपनी की कैपेसिटी एक साथ मिलेगी तो भाई इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा. लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा बेटा, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा. और सेकेंडली, दोनों कंपनी के बीच में जो कंपटीशन था वो अवॉइड हो जाएगा. कंपटीशन, अभी दोनों टफ, देखो दोनों कंपटीटर थे, अब दोनों कंप्यूटर एक साथ मिल गए तो कंपटीशन दूर हो गया ना, अवॉइड हो गया. ठीक है, तो कंपटीशन नहीं रहेगा, दोनों बिजनेस करेंगे, दोनों अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, दोनों के शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी बेटा. एमल्गमेशन हो गया, दोनों कंपनी का मैनेजमेंट मिल गया, दोनों कंपनी के टैलेंट्स मिल गए, बराबर है. तो जो भी है एफिशिएंसी इंक्रीज होगा. दोनों कंपनी की कैपेसिटी अगर एमल्गमेट होगी तो एफिशिएंसी तो बढ़ना ही है, राइट. सो इट इंक्रीजेस व्हाट? एफिशिएंसी. मैनेजमेंट, दोनों कंपनी का मैनेजमेंट मिलेगा तो एफिशिएंसी बढ़ना ही है. टैलेंट्स मिल रहा है, मैनेजमेंट मिल रहा है, नो हाउ, टेक्निक सब कंबाइंड हो गया तो इट विल इंक्रीजेस एफिशिएंसी. एंड फाइनली भाई अमालगमेशन होने से, कॉम्बिनेशन मर्जर होने से एक्सपांशंस भी होगी. एक्सपांशन होगा, बिजनेस एक्सपांशन कर सकते हो, बिजनेस एक्सपांशन वुड बी देयर, राइट. अब भाई दोनों अमालगमेट हो गया तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा, इससे एक्सपांशन हो सकता है, एंड सो ऑन. So remember it, amalgamation means what? It's a combination or merger, and in amalgamation, two companies come together to secure various advantages, like economies of large scale production, avoiding competition, increasing efficiency, expansion, and so on. There are so many benefits, right? So this is what the amalgamation meaning. Remember it, normal meaning, basic. Companies may combine in the following ways. Companies may combine in the following ways. And what are the ways? First, amalgamation is there. Second, absorption is there. And third one is what? External reconstruction. Remember, companies may combine in the following ways. First, amalgamation. Secondly, absorption. And third one, external reconstruction. याद रखो. अभी अमालगमेशन में तो देखा आपने, टू कंपनीज अमालगमेट होगी, मर्जर हो जाएगा और एक न्यू कंपनी का फॉर्मेशन. सो अमालगमेशन में न्यू कंपनीज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ टू और मोर ओल्ड कंपनीज. समझो, ए लिमिटेड है एंड बी लिमिटेड, बोथ अमालगमेटेड, दोनों अमालगमेट हो गए तो एक नया कंपनी क्रिएट होगा, दैट इज ए बी लिमिटेड. That is what amalgamation. तो amalgamation में न्यू फॉर्मेशन होता है, न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, ये नया कंपनी ये दोनों का बिजनेस ले लेगा. That's it. That is what amalgamation means. Amalgamation के केस में न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, रिमेंबर इट. सेकेंड केस है आपका एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन मतलब, इधर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? टेक ओवर टाइप होता है. ये एब्जॉर्प्शन में क्या, अब समझो एक एग्जांपल ले लेते हैं. एब्जॉर्प्शन में ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, बराबर. ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर. तो दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन. मतलब इसमें कोई नया फॉर्मेशन नहीं होगा. राजा कौन है इसका? किंग कौन है? ए लिमिटेड. ए ने बी को टेक ओवर कर लिया तो क्या बी का नाम आएगा क्या? नहीं, कंपनी तो एक ही है ना बेटा. उसने बी को ले लिया, खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, तो कंपनी ए लिमिटेड ही रहेगी. मतलब न्यू फॉर्मेशन कोई भी न्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ, नो फॉर्मेशन, नो न्यू कंपनी. ए लिमिटेड ही आपका मेन कंपनी है. ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर. दैट्स इट. दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन.
तो इसमें कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं होता, सिंपल। अब समझो मैं गावस्कर लिमिटेड, मैंने क्या किया, कपिल लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया, कपिल कंपनी जो कपिल लिमिटेड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो मैंने टेक ओवर कर लिया ना, तो अब वो मेरा बिजनेस हो गया, मैंने सब उसके एसेट्स और लायबिलिटीज सब ले लिए, तो वो मेरा बिजनेस हो गया, तो नाम मेरा ही रहेगा, गावस्कर लिमिटेड। अब उसका नाम खत्म, उसको मैंने पैसा दे दिया, उसका बिजनेस खरीद लिया, दैट्स इट, टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, बस खत्म। सो दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन मींस, एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। तो इधर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस ले लिया, दैट्स इट। सो दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन। इधर कोई नया फॉर्मेशन नहीं होता, कोई नई कंपनी नहीं आएगी, दैट्स इट, दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन, रिमेंबर इट। फाइनली external reconstruction. Third case is what? External reconstruction. What is external reconstruction? बेटा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन याद रखना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें न्यू कंपनी फॉर्म होगी, न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर व्हाट, बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज नॉर्मली अ लॉस मेकिंग और सिक कंपनी। ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखा था ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनली कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है, बराबर है, कोई टेंशन नहीं, सब अंदर अंदर ही होगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का नाम चेंज होता था क्या? नहीं, कंपनी का नाम सिद्धांत लिमिटेड है तो सिद्धांत ही रहेगा, उसमें नाम चेंज नहीं होता था, बाकी सब आपका सेक्रीफाइस, बराबर है, जो भी सेट ऑफ होगा, जो भी पेमेंट होगा, एवरीथिंग इज देयर, बराबर है, यूटिलाइजेशन होता था, सेक्रीफाइस होता था, सब होता था, बट कंपनी का नाम वही रहता था, सिद्धांत लिमिटेड है तो सिद्धांत लिमिटेड ही रहेगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी नेम इज नॉट चेंज, कंपनी नेम हैज नॉट बीन चेंज इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन देयर इज अ न्यू फॉर्मेशन। क्यों? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में समझो अगर वीक लिमिटेड है तो वो इतनी लॉस मेकिंग कंपनी हो गई, सिक कंपनी हो गई, उसका नाम बहुत खराब हो गया, तो अगर वही सेम नाम से अगर आप चलाओगे तो वो कंपनी आगे चलने वाली नहीं है, बराबर है, तो वो भी लॉस मेकिंग और वेरी सिक कंपनी है बेटा, राइट। तो हम उसका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया, जैसे वीक लिमिटेड होता है हेल्दी लिमिटेड कर दिया, हेल्दी लिमिटेड, नाम चेंज हो गया, थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस जो भी है, पेमेंट वेमेंट करके सब कुछ पोजीशन हमने प्रॉपर कर ली, बराबर, तो दैट इज व्हाट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें एक नया फॉर्मेशन हो गया, न्यू फॉर्मेशन इज देयर। तो याद रखना एमाल्गमेशन में क्या बेटा, एमाल्गमेशन का केस और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का केस, ये दोनों केस में आपका न्यू फॉर्मेशन होगा, न्यू कंपनी आपका फॉर्म्ड होगा, ये याद रखना, बट एब्जॉर्प्शन में कोई नया फॉर्मेशन नहीं होता, बराबर है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखो सिंपल है, कंपेयर करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, वहां भी लॉस मेकिंग था लेकिन वहां कंपनी का नाम चेंज नहीं होता, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का नाम चेंज नहीं होता, वही कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करते, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नेम चेंज हो जाएगा बेटा, नॉर्मल सी बात है, एक नया कंपनी फॉर्म्ड होगा टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज नॉर्मली अ लॉस मेकिंग और कंपनी, सिंपल सिंपल फंडा, राइट। तो ये याद रखना बेटा, अमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन दोनों में आपका न्यू फॉर्मेशन होगा, न्यू फॉर्मेशन इज देयर, रिमेंबर। एब्जॉर्प्शन में न्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी ही टेक ओवर करेगी बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी, तो इधर एब्जॉर्प्शन में कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं होता, नो न्यू फॉर्मेशन, सिंपल, ठीक है। याद रखना कंपनीज में कंबाइन इन द फॉलोइंग वेज, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये तीन केस याद रखना, माइंड में एकदम फिट रखना, गॉट इट, क्लियर। अभी एक समझने के लिए खाली दिया है, लाइक अमलगमेशन में टू कंपनीज आर देयर, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड, दोनों कंपनी कंबाइंड हो गया, अमलगमेट हो गया, तो न्यू फॉर्मेशन होगा एक्स वाई लिमिटेड, न्यू फॉर्मेशन इज देयर एक्स वाई लिमिटेड, तो जो न्यू कंपनी आएगा उसको बोलते हैं हम लोग न्यू कंपनी या परचेजिंग कंपनी, दिस इज ऑल्सो नोन एज परचेजिंग कंपनी, बराबर। और बेटा जिनका बिजनेस, जिन्होंने अपना बिजनेस दे दिया नई कंपनी को, मतलब उनका बिजनेस तो क्लोज डाउन हो जाएगा, तो वो होते हैं बेटा वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी और ओल्ड कंपनी, रिमेंबर इट, वेंडर और ओल्ड कंपनी, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड आर व्हाट, वेंडर कंपनी और ओल्ड कंपनी, ठीक है, दोनों अमालगमेट हो गए, न्यू कंपनी आ गया और परचेजिंग कंपनी आ गया, दैट इज एक्स वाई लिमिटेड, सिंपल। सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, अमालगमेशन, सिंपल चीज है,
और टेक अपना एब्जॉर्प्शन बताई, एब्जॉर्प्शन में अभी समझो एक्स ने वाई को ले लिया, तो ये केस हो गया एब्जॉर्प्शन। तो नाम एक्स का ही रहेगा, कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, एक्स लिमिटेड का ही नाम रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, मालूम पड़ा, याद रखना। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में तो पता ही है, लॉस मेकिंग और सिक कंपनी है तो उसका नाम चेंज करेंगे, एक्सटर्नली थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, पेमेंट कर देंगे, थोड़ा जो भी पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, कंटीजेंट लायबिलिटी सेट ऑफ करना है, दैट्स इट। तो मेन आपका याद रखना अमलगमेशन का फंडा, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में सिर्फ टेक ओवर होगा, याद रखना। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में लॉस मेकिंग कंपनी से कंपनी का हम नया फॉर्मेशन करते हैं, उस कंपनी का न्यू फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, amalgamation fall into two categories. Two categories. Amalgamation fall into what, beta? Two categories. That is by way of merger and by way of purchase. By way of merger and by way of purchase. Merger का केस क्या है? Merger में क्या होगा? Both the acquiring and the acquired companies merge and become a single company. ठीक है. Acquiring company मतलब जो खरीद रहा है, purchasing company, new company. Acquired मतलब वेंडर जिसने अपना बिजनेस दे दिया, दोनों मर्ज होंगे और एक सिंगल कंपनी बन जाएगी। ठीक है, बाय वे ऑफ मर्जर। और मर्जर में क्या होता है बेटा, देयर इज अ पूलिंग ऑफ नॉट ओनली द असेट्स एंड लायबिलिटीज, मर्जर में असेट्स और लायबिलिटीज तो पूल हो गए, बट ऑल्सो ऑफ द शेयर होल्डर फंड्स भी पूल होगा, बराबर है, शेयर होल्डर फंड भी जाएगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पूलिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज तो है ही, प्लस शेयर होल्डर फंड भी, शेयर होल्डर फंड भी इधर क्या होगा बेटा, पुलिंग ऑफ होगा। मींस व्हाट डज इट मीन कि शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो न्यू कंपनी में, परचेजिंग कंपनी में शेयर होल्डर रह सकते हैं, मतलब होते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी, एक्वायर्ड कंपनी मतलब वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर बिकम शेयर होल्डर इन द एक्वायरिंग कंपनी। जो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर है वो आपके परचेजिंग कंपनी में भी शेयर होल्डर बने रहेंगे, दैट्स इट, दैट इज व्हाट बाय वे ऑफ मर्जर। याद रखना, both the acquiring and the acquired companies merge and become a single entity. There is a pooling of not only the assets and liabilities, सिर्फ assets और liabilities का pooling ऑफ नहीं होता, but also of shareholder funds, बराबर है, दोनों बिजनेस कंबाइंड हो गया है, मर्ज हो गया है, बराबर है, तो उसमें सिर्फ assets और liabilities नहीं, shareholder fund का भी pooling ऑफ होगा। What does it mean? कि shareholder of the acquired company, acquired means vendor company, old company, become shareholder in the acquiring company. वो परचेजिंग कंपनी में शेयर होल्डर बने रह सकते, राइट है, वो शेयर होल्डर बने रहेंगे, राइट। सो देयर शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी बिकम शेयर होल्डर इन द एक्वायरिंग कंपनी। तो एक्वायर्ड मींस वेंडर कंपनी, दैट इज ओल्ड कंपनी, एंड एक्वायरिंग मींस परचेजिंग और न्यू कंपनी, दैट्स इट। सो दैट इज द केस ऑफ बाय वे ऑफ मर्जर। क्या बेटा, बाय वे ऑफ मर्जर। सेकेंड जो केस है अमलगमेशन फॉल इनटू टू कैटेगरीज में, पहला तो मर्जर का केस, सेकंड परचेज। बेटा परचेज में क्या होगा, वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी एंड द शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी डू नॉट बिकम शेयर होल्डर इन द एक्वायरिंग कंपनी। अब अगर परचेज का मेथड है, परचेज वाला, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो शेयर होल्डर होंगे, वेंडर कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे, वो परचेजिंग कंपनी में शेयर होल्डर नहीं भी हो सकते, बराबर। अब परचेज का बाय वे ऑफ परचेज हो रहा है, तो वेंडर कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो हो सकता है इधर नए कंपनी में शेयर होल्डर ना रहे, क्योंकि यहाँ परचेज हो गया, कंसिडरेशन दे दिया, पैसा दे दिया, ये ले लेके जा, हमको तू शेयर होल्डर नहीं मांगता भाई, हमने परचेज कर लिया, खत्म, फिनिश। तो बाय वे ऑफ मर्जर में वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी एंड द शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी डू नॉट बिकम शेयर होल्डर्स इन द एक्वायरिंग कंपनी। बाकी जो सेटलमेंट होगा उसके बेसिस पे वो अलग चीज है, बट normally do not become shareholders in the acquiring company. मर्जर में वो शेयर होल्डर एक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर बने रह सकते हैं, दैट्स इट, कंटिन्यू रहेंगे, राइट। एक्वायरिंग मतलब मर्जर में क्या है, द शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी बिकम शेयर होल्डर इन द एक्वायरिंग कंपनी। परचेज वाला वे होगा, मींस बाय वे ऑफ परचेज होगा, तो शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी डू नॉट बिकम शेयर होल्डर्स इन द एक्वायरिंग कंपनी, दैट्स इट। सो ये टू कैटेगरीज याद रखना अमलगमेशन में, बाय वे ऑफ मर्जर and by way of purchase. Clear? Merger and purchase. Got it? Now the next point is what? Accounting procedure. Procedure क्या है? Accounting procedure. Accounting procedure करने, बेटा accounting procedure करना है तो नॉर्मल सी बात है, जब amalgamation होगा
तो वेंडर कंपनी अपना बिजनेस देगी परचेजिंग कंपनी को, तो वेंडर कंपनी का तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना यार, सब क्लोज डाउन करना पड़ेगा ना, उसके सारे अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे बेटा, क्लोज इट ऑल द अकाउंट्स, राइट। सो अकाउंटिंग प्रोसीजर में पहला है वेंडर कंपनी, और वेंडर कंपनी में क्या होगा बेटा, आपको स्टार्ट करना है विद बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। सो स्टार्ट विद द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसीजर है। वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी की बात करें, सो स्टार्ट विद बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, राइट। पहले बैलेंस शीट जो दिया रहेगा, अब भाई जो वेंडर कंपनी है, ओल्ड कंपनी जो खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, फिर वो नए कंपनी, अब उसको नया कंपनी ले रहा है ना बेटा, अमलगमेट कर ले रहा है, ठीक है। तो वेंडर कंपनी का सब अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज करने के लिए आपको स्टार्टिंग क्या देखना पड़ेगा, उसका बैलेंस शीट। जब उसका बिजनेस बंद होगा, उसका बैलेंस शीट, उस डेट का, उस दिन क्या बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, ठीक है, और जो भी है। तो उसके लिए पहले आपको लेजर अकाउंट ओपन करना है, राइट है। अकाउंटिंग प्रोसीजर वेंडर कंपनी के लिए आपको लेजर अकाउंट ओपन करना है। तो लेजर में अगर बिजनेस क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज करना है, तो सबसे पहला बिजनेस क्लोज हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट अकाउंट याद रखना हमेशा, रियलाइजेशन अकाउंट कंपलसरी, रियलाइजेशन अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंपलसरी, वेरी इसेंशियल, राइट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में ही सारे एसेट्स और लायबिलिटीज, जो भी एसेट्स ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, सब सेटलमेंट इधर ही हो जाएगा रियलाइजेशन में, एसेट्स ट्रांसफर्ड और आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर, कितना पीसी है, परचेज कंसिडरेशन कितना मिल रहा है, भाई आपने बिजनेस दिया है अगर न्यू कंपनी को, तो न्यू कंपनी कुछ तो देगा कंसिडरेशन रिटर्न में, कुछ तो देगा आपको, तो वो सब आपको रियलाइजेशन में एडजस्ट करना है। तो कभी भी याद रखो, अगर बिजनेस क्लोज डाउन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो पहला अकाउंट आपका फिक्स है, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट, रिमेंबर इट। फिर उसके बाद आपको शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है, उस कंपनी का शेयर, जो शेयर होल्डर्स है उनका अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर आपको प्रिपेयर करना है परचेजिंग कंपनी अकाउंट, भाई वेंडर कंपनी ना, तो वेंडर कंपनी तो अपना पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगा बुक क्लोज करने के लिए, शेयर होल्डर का अकाउंट बना लेगा, भाई शेयर होल्डर को कितना देना है अपने को। फिर परचेजिंग कंपनी अकाउंट बनेगा, परचेजिंग कंपनी कि परचेजिंग कंपनी से कितना लेना है, परचेजिंग कंपनी से कितना लेना है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट। और फाइनली क्या बनाएगा, कैश बैंक अकाउंट, फाइनली कैश बैंक अकाउंट, बराबर है बड़ा, क्या बनाएगा बेटा, फाइनली कैश बैंक अकाउंट। अगर लेकिन कैश बैंक अकाउंट कभी बनाएगा, इफ नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, अगर परचेजिंग कंपनी कैश बैंक नहीं लेके जा रहा है, तो वेंडर कंपनी अपना कैश बैंक अकाउंट बनाएगा, उसका भी सेटलमेंट करेगा, दैट्स इट। तो याद रखना अकाउंटिंग प्रोसीजर में वेंडर कंपनी में पहला तो स्टार्ट होगा बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट देखो, उसके बेसिस पे लेजर अकाउंट ओपन करो, बराबर है। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या आउटसाइड लायबिलिटी है, सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। शेयर होल्डर अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करना है आपको। परचेजिंग कंपनी अकाउंट, जिस कंपनी ने हमारा बिजनेस परचेज किया उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि वो कंपनी हमको कितना देगी, बराबर है, और उसने क्या दिया हमको, दैट्स इट, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है परचेजिंग कंपनी अकाउंट में, राइट। और फिर अगर परचेजिंग कंपनी कैश बैंक नहीं लेके गया, तो कैश बैंक का भी रिकॉर्ड रख लो यार, कैश बैंक अकाउंट, राइट। सो इफ नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, remember it, if not taken over by the purchasing company, then we have to take, means we have to keep our records of that, right? If taken over by purchasing company तो ये नहीं बनेगा, if taken over by purchasing company, if cash bank is taken over by purchasing company तो ये नहीं बनेगा, if not taken over by the purchasing company then only this account will be made, that's it, clear, मालूम पड़ गया बेटा, याद रहेगा एकदम। चलो अच्छा, अभी देखो आपका जो नेक्स्ट आएगा, इधर आ जाओ बेटा। अगर आप वेंडर कंपनी का जो भी अकाउंट क्लोज कर रहे हो ना, तो एक ट्रिक है, नॉर्मल ट्रिक, क्लोजिंग ऑल अकाउंट्स ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी का अकाउंट आप क्लोज करोगे, तो चलो पहले लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी में अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो किधर ट्रांसफर करने का, शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर में भी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। रिजर्व्स एंड सरप्लस है बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका राइट्स है, किसको मिलता है फाइनली, फाइनली किसको मिलेगा, शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, याद रखना, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर का राइट्स है, इक्विटी इक्विटी इक्विटी,
राइट। तो रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स को चला जाएगा, बराबर। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, ये सारे आपके आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी के लिए भाई अपना कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स इट। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिनिश, बराबर है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है। चलो, तो दिस इज व्हाट क्लोजिंग ऑल अकाउंट्स ऑफ वेंडर कंपनी हो गया, याद रखना बेटा, भूलना नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, यू हैव जस्ट सीन liabilities related. Now assets, assets transfer to, अब देखो assets में क्या होगा, सबसे पहला फिक्स असेट। फिक्स असेट किधर ट्रांसफर करना है, नॉर्मल सी बात है, असेट्स के लिए क्या बोला मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। फिक्स असेट आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट भी असेट है, रियलाइजेशन अकाउंट में। करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये चारों, all these four, that is fixed assets, investment, current assets, loans and advances, ये सब आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। That's it. रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स है तो डेबिट में चला जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में, बराबर। ये सारे फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन्स एंड एडवांसेस, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, याद रखना। उसके बाद जो फिक्टिशियस असेट्स होता है और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स। तो लॉसेस में आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस असेट्स मतलब वही मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या जो भी एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ है, ये जो भी लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स होगा ना बेटा, उसको आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करने का। डोंट ट्रांसफर दीज आइटम्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। दीज टू आइटम्स लाइक expenditure not written off, like fictitious assets or P&L debit balance, right, that is accumulated losses, will be transferred to shareholder, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को चला जाएगा, बराबर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो इनको अपने को इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना है, बस, दैट्स इट, बराबर, क्लियर है, कोई डाउट। Now the point is what, statutory reserve. Statutory word आ गया, statutory मतलब कंपलसरी वाला फंडा आ गया भाई। स्टैट्यूटरी रिजर्व भाई क्रिएट करना ही पड़ता है, मेंटेन करना ही पड़ता है, बराबर है। चाहे कंपनी अमालगमेट हो जाए तो क्या, वो रिजर्व क्रिएट ही, वो रिजर्व आपका कंटिन्यू चलता ही रहेगा, राइट, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है वो फिक्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्या बेटा, द रिजर्व्स ऑफ द वेंडर कंपनी, बराबर है। The reserves of the vendor company except a statutory reserve are not brought in the books of purchasing company, ठीक है। अभी नॉर्मल जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो तो भाई शेयर होल्डर लेके चले जाते, इक्विटी शेयर होल्डर को आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिजनेस। Hence we can say that such reserve, that is statutory reserve, must be created in the books of the purchasing company also. So we can say that what, such reserve, that is statutory reserve, must be created in the books of the purchasing company also. Simple, got it, याद रखना, भूलना नहीं। So that is what statutory reserve. Now the very important thing is what, accounting procedure of purchasing company। वेंडर कंपनी का तो नॉर्मल है भाई, सब अकाउंट क्लोज होगा, उसके हिसाब से एंट्री पास करना। सबसे मेन है बेटा परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी की एंट्री आपके माइंड में एकदम फिक्स होनी चाहिए। So accounting procedure of purchasing company is what? What are the accounting procedure of purchasing company? याद रखो, ये किसका है बेटा, परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी में जर्नल एंट्री पास करना है अपने को, परचेजिंग कंपनी, राइट, परचेज मेथड। चल, सबसे पहला परचेजिंग कंपनी, ये परचेजिंग कंपनी की जर्नल एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ज्यादा करके एग्जाम में आता है। परचेजिंग कंपनी सबसे पहला क्या करेगा, बिजनेस एक्वायर करेगा वेंडर कंपनी, है कि नहीं, बिजनेस एक्वायर करेगा। बेटा बिजनेस एक्वायर किया मतलब एंट्री क्या, बिजनेस परचेज। देखो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी के लिक्विडेटर, जो बंद कर रहे हैं बेटा, कंपनी डिसॉल्व कर रहे हैं, उनको क्रेडिट कर दो, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, बराबर है। सो बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, पहला एंट्री ये पास करना है, बराबर। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, बट अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व हुआ ना, एंट्री पास करना है, तो वेंडर कंपनी के बिजनेस परचेज डेबिट कर दो टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। स्टैट्यूटरी रिजर्व आपका कंटिन्यू होगा परचेजिंग कंपनी में भी।
क्या होगा? That will Business be purchase continued in the purchasing acquisition company किया also. आपने, तो statutory reserve, Acquisition of business of vendor statutory reserve, company, आपके equity now the shareholder next is distribute what? नहीं कर जब सकते. acquisition होता है ना बेटा, बराबर है, statutory तो reserve assets और liabilities created होता है, means भाई it's new a company particular उसका assets और reserve liabilities सब लेगा created कि नहीं लेगा under vendor law. company का. What? बस It's a अभी next particular entry में reserve, पहला created entry क्या था, under business law, purchase to any law liquidator जो of भी vendor law company is known as next entry में statutory reserve. अब वो purchasing reserve का एक company specified vendor time company होता के है, assets ले रहा है, टाइम तक assets उसको का debit कंटिन्यू balance, रखना ही पड़ेगा. assets, समझो लाइबिलिटीज 8 लेगा years, तो लाइबिलिटी का credit 8 balance years हो तक जाएगा. वो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा. अब डिबेंचर्स अगर उसने उसको लिया, फिर वो वेंडर वेंडर कंपनी के के शेयर होल्डर debentures बिजनेस भी लिए, बंद हो रहा है तो debentures भी फिर तो लाइबिलिटी है, अपने पास अपने तो वो भी आपस में आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. साइड में क्रेडिट कर दिया आपने, उसका जब तक मतलब पीरियड है वो asset लिया तो कंटिन्यू debit और liabilities. परचेजिंग कंपनी में वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट तो क्रेडिट स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या हो गया? डिबेंचर को अलग से रिजर्व्स दिखाना है, ऑफ द वो वेंडर भी लाइबिलिटी है लेकिन अलग से ये दिखाना तो है. पॉइंट डिबेंचर्स को भी क्रेडिट कर दिया, वेंडर कंपनी एक्सेप्ट बराबर? रिजर्व. और पहले एंट्री में देखो statutory फर्स्ट reserve are एंट्री not में आपने brought क्या in the किया था? books of बिजनेस परचेज purchasing डेबिट company. किया था ना. इसका मतलब क्या? स्टैट्यूटरी Business रिजर्व purchase आपने आपको first entry में debit कंटिन्यू किया रखना था. है परचेजिंग कंपनी में. अब बिजनेस और ये परचेज कर लिया ना, statutory reserve asset एक liability ले particular लिया, reserve तो है. ये बिजनेस परचेज को इट्स अ close कर पर्टिकुलर दो. रिजर्व Debit क्रिएटेड करना अंडर आपने, एनी लॉ. क्लोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एग्जांपल आप दे सकते हो स्टैट्यूटरी देखो, रिजर्व के, business लाइक purchase credit दिख रहा है आपको. एग्जांपल भी देखो, Can you थोड़ा see it? नाम से मालूम पड़ Business जाएगा, हाँ, purchase ये आपका statutory credit reserve हो गया. बराबर. एक्सपोर्ट Business प्रॉफिट रिजर्व purchase दिख गया grade हो गया, क्वेश्चन में. वो स्टैट्यूटरी Right? रिजर्व है, तो ये याद रखना. डेवलपमेंट अब क्या रीबेट होता है रिजर्व. बेटा? स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कंपल्सरी रिजर्व. आपने एंट्री देखा फिक्स पीरियड ऑफ incorporating टाइम assets तक और उसको liabilities. मेंटेन रखना है. कि भाई आपका asset asset account account debit, debit टू वेरियस लाइबिलिटीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अलाउंस रिजर्व, बराबर है, टू वो भी डिबेंचर्स आपका और स्टैट्यूटरी वो जो रिजर्व. बिजनेस परचेज डेबिट था उसको प्रोजेक्ट क्रेडिट कर दिया. एक्सपोर्ट ठीक, रिजर्व. तो अब ये क्या सब होता है? जो मैं समझो example दे रहा हूँ, आपका वो डेबिट याद ज्यादा रखना. है, वो क्वेश्चन में अगर डेबिट कभी भी आ साइड सकता ज्यादा है. है तो बैलेंसिंग तो फिगर ऐसा आएगा कोई भी बेटा रिजर्व आया ना, कैपिटल रिजर्व. तो वो स्टैट्यूटरी रिजर्व डेबिट है, साइड हैवियर वो है रिजर्व तो बैलेंसिंग फिगर वेंडर ट्रेड में कंपनी आएगा, के नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को तो डिस्ट्रीब्यूट उसको मत बोलेंगे हम करना. कैपिटल रिजर्व. याद है, बराबर है. मतलब हमने assets उसके ज्यादा ले वेंडर लिए. कंपनी का इक्विटी शेयर Liability लाइबिलिटी कम ली. कम ली, तो एक तरह से कंपनी को ठीक है, बेनिफिट हो गया, वो वो सीधा परचेजिंग this benefit is what capital profit. So बराबर. So this capital profit is So export profit transferred to reserve, capital development reserve. rebate That's reserve, it. investment allowance reserve, बराबर ये याद. project export reserve and टी in डेवलपमेंट case account. अगर आपका वो क्रेडिट ज्यादा है, डेवलपमेंट अकाउंट, बराबर. क्रेडिट ज्यादा मतलब असेट कम लिया, लाइबिलिटी क्वेश्चन में ज्यादा. ये नाम दिखा है, एक्सपोर्ट Credit ज्यादा है, मतलब डेवलपमेंट रीबेट, आपने ज्यादा पैसा दिया होगा, इन्वेस्टमेंट अपने अलाउ वेंडर कंपनी को ज्यादा पेमेंट कर दिया, प्रोजेक्ट ज्यादा पेमेंट export कर दिया तो reserve, भाई एक तरह से कंपनी का टी डेवलपमेंट डेवलपमेंट अकाउंट, तो लेकिन वो Right? लॉस, ये सारे कंपनी reserve लॉस आपके ट्रीट नहीं करती. उसको क्या बोलते हैं? हमने statutory ज्यादा दे दिया, क्यों? राइट, क्रिएटेड Because बाय उसका कौन मार्केट क्रिएट में करता है? गुडविल क्रिएटेड बाय है. व्हाट? वेंडर कंपनी क्या है गुडविल? व्हाट? So, वेंडर कंपनी गुडविल अकाउंट विल बी डेबिट. ऑब्टेन बेनिफिट अंडर द इनकम, गुडविल को डेबिट कर दिया. बट याद रखना, अगर डेबिट साइड ज्यादा ये होगा, क्रिएट होगा, क्रिएटेड बाय डेबिट हु? ज्यादा होगा, याद रखना. वेंडर डेबिट ज्यादा कंपनी, होगा ना. हमेशा याद रखना, वेंडर कंपनी डेबिट ज्यादा मतलब इन व्हाट? असेट ज्यादा लिया, बेनिफिट लायबिलिटी अंडर कम द ली, इनकम, मतलब हम उसको पेमेंट कम कर रहे हैं, हमने उसकी प्रॉपर्टी ठीक है? ज्यादा ली है, तो इसमें तो हम उसको income कम tax पेमेंट law के करेंगे, हिसाब तो से भाई एक benefit तरह से मिलता है बेटा, ये सब capital reserves reserve create मिल करेगा, तो याद रखना. कैपिटल रिजर्व हो गया. तो Profit क्रिएटेड हो बाय गया. हूम? वेंडर Right? कंपनी And this profit is to what obtain capital some profit. benefit under So the that income is why tax laws, it will be transferred right? to बट capital reserve. ये जब That's वेंडर it. कंपनी तो बेटा dissolve सिंपल होगा, सा फंडा याद ये रखना. वो देखो, मतलब वेंडर कंपनी को जिसने भी लिया है, अगर एंट्री पास करने के Purchasing बाद company, क्रेडिट जिस ज्यादा आ purchasing रहा company है, में वो जाके amalgamate हुआ क्रेडिट है, ज्यादा आएगा तो वो बैलेंसिंग purchasing डेबिट company में आएगा, में ये रिजर्व वो बैलेंसिंग रहेगा. फिर आपको दिखाना है That's it. गुडविल, याद रखना. गुडविल में So that is transfer what statutory But in reserve, case compulsory reserve है, डेबिट created ज्यादा under any आया, law, तो वो जो Example याद बैलेंसिंग रखना, फिगर रहेगा वो बराबर है, कैपिटल और ये रिजर्व कर दो. क्रिएट That's करके भी इनकम टैक्स में ये benefit फंडा कैसे? याद रखना है. एग्जांपल याद रखना, लाइक बराबर, ये कोई भी mind में एग्जांपल एकदम मिल गया आपको, fit रखना. कोई भी चल. वर्ड मिल गया, अब ये ठीक है? होने के बाद आपको एग्जाम के क्वेश्चन Now the third entry, स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा, create स्टैट्यूटरी उसको रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है? वेंडर Business कंपनी के purchase हो इक्विटी गया, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट मत incorporating करना, assets and liabilities हो नहीं गया. तो रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड एंट्री क्योंकि वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक वो कंटिन्यू स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए सिंपल एंट्री. परचेजिंग कंपनी में भाई, कंटिन्यू रहे. स्टैट्यूटरी रिजर्व है. क्या क्या वेंडर एग्जांपल कंपनी का का एक्सपोर्ट स्टैट्यूटरी प्रॉफिट रिजर्व, परचेजिंग कंपनी में कंटिन्यू डेवलपमेंट रीबेट क्या रिजर्व, होगी? इन्वेस्टमेंट amalgamation allowance adjustment reserve, reserve project account, export debit, reserve and and T amalgamation development adjustment account. reserve account, Got debit, it? क्योंकि वो amalgamation के थ्रू ही आ रहा है ना बेटा. So वही. amalgamation adjustment reserve आगे account कंटिन्यू debit करना करके क्या आपको. दिया है? तो स्टैट्यूटरी रिजर्व जो के भी बारे में स्टैट्यूटरी रिजर्व है, the उसको law आपको may credit require that बराबर है? the identity of भूलना. such reserve, that is और बड़ा? statutory reserve. The law may Now, require that बराबर the है? identity तो of create such statutory reserve का that entry is बहुत simple है statutory बेटा. reserve Simple is क्या entry है? preserved. Statutory reserve होगा, Preserved continue for a रखना है,
रखना है, certain purchasing company period, में, एक certain तो period तक उसको देखो, preserve रखना है, continue that रखना है, is, तो stat reserve it तो should credit be हो गया, shown in the ठीक books. है, Reserve है तो credit होगा. under the same head और ये for a statutory fixed reserve number of years, amalgamation के एक time पे specified period of time vendor तक company का वो statutory continue reserve होगा, आप जैसे purchasing बोला company मैंने, में continue रख रहे हो, like 8 years, vendor बराबर है? company का जो जब भी वो statutory reserve statutory है, reserve आपको that rate will be क्या है, continued 8 in साल तक उसको purchasing continue company, रखना है. so तो that वही दिया is है. The law why may require that what the identity have of to such open reserve, amalgamation that adjustment statutory reserve. reserve is preserved for a certain Amalgamation period. की वजह से That ही is, वो it vendor should be company का shown in the statutory books. reserve
अंडर द हमको सेम continue है रखना पड़ रहा है फॉर अ परचेसिंग कंपनी में, बिकॉज कंटिन्यू इट्स अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। ऐसा नहीं वो वेंडर एक अमालगमेट हुआ है तो वेंडर कंपनी कंटिन्यू के रखना शेयर ही होल्डर्स पड़ेगा। को, बराबर, तो Vendor स्टैट company रिजर्व shareholder क्रिएट मतलब करने equity का shareholder, एंट्री उसको नॉर्मल बांट है, लेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अमालगमेशन ऐसा है। एडजस्टमेंट ठीक रिजर्व है, वो अकाउंट कंटिन्यू रहेगा परचेसिंग कंपनी में भी। स्टैट्यूटरी रिजर्व। सो एक नोट दिया है अंडर द रिवाइज शेड्यूल 6, अब तो फिलहाल ये चेंज हो जाएगा शेड्यूल 3, ठीक है। सो अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व shown under reserves as a separate item in the balance sheet, बराबर। अभी देखो अभी क्या है अपना जो शेड्यूल 3 के हिसाब से चलता है, बैलेंस शीट के लिए पार्ट 1 शेड्यूल 3 होगा, बराबर। बैलेंस शीट के लिए क्या है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देना है। तो क्रिएट स्टैट्यूटरी रिजर्व में एंट्री याद रखना बेटा, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। शेड्यूल 6 पुराना हो गया है, न्यू वन इज व्हाट, पार्ट 1 शेड्यूल 3 है बेटा, याद रखना। सो ये अभी कंसिडर नहीं होता, पार्ट 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से आपका जो बैलेंस शीट रहेगा उसी के हिसाब से आपको प्रॉपरली शो करना है, बराबर है। यस यस बता दो, चलो नॉर्मल क्या बोला मैंने कि स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री देख ली ना, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। और रिवाइज शेड्यूल 6 ये पुराना हो गया है बेटा, अब आएगा शेड्यूल 3, बताया ना, पार्ट 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देना है, बराबर, याद रखना। तो ये नोट पुराना नोट है, बराबर है, उससे टेंशन नहीं। एंट्री याद रखना, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, याद रखना। चलो सो नॉर्मल है, स्टैट्यूटरी रिजर्व कंटिन्यू रहने ही वाला है आपका, कॉमन सी बात है। स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको वही रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिखाना है बेटा, और अमलगमेशन एडजस्टमेंट को, जो अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व है उसको सेट ऑफ कर देना। तो ये जब भी प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। सेट ऑफ मतलब निगेटिव आइटम, वो निगेटिव आइटम करके सेट ऑफ करना पड़ता है, वो जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो उसमें समझाऊंगा। ये अभी नोट फिलहाल के लिए देखने की जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे से समझेगा, याद रखना। सिर्फ एंट्री याद रखना, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व विल बी डेबिटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ओके। चलो नाउ फोर्थ एंट्री इज व्हाट, डिस्चार्ज पीसी। जो परचेज कंसिडरेशन है भाई, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन तो देगी, परचेज कंसिडरेशन तो देगी बेटा, तो उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे। चलो जब डिस्चार्ज करने का टाइम आएगा, पीसी डिस्चार्ज करने का, पीसी देने का, तो सिंपल सा फंडा, लिक्विडेटर रिसीवर हो जाएगा, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज लिक्विडेटर इज द रिसीवर, पीसी दे रहा है ना परचेसिंग कंपनी, तो लिक्विडेटर इज द रिसीवर, बराबर। टू क्या इशू किया उसको, यस इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होगा, बराबर है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम में इशू किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैश दिया होगा तो कैश बैंक, बराबर है, तो कैश बैंक जाएगा, दैट्स इट, राइट। और अगर डिस्काउंट में इशू किया रहेगा, समझो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या जो भी है वो डिस्काउंट में इशू किया रहेगा, तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, दैट्स इट। डिस्काउंट में इशू किया तो कंपनी का लॉस है ना, खत्म। सो दिस इज व्हाट डिस्चार्ज पीसी का एंट्री। तो डिस्चार्ज पीसी के लिए बेटा याद रखना क्या एंट्री है, डिस्चार्ज पीसी करोगे तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और आपके पास से जाएगा क्या, कैश बैक, ठीक है, कैश बैक जा रहा है। और डेबिट में क्या होगा, डेबिट में डिस्काउंट। डेबिट में डिस्काउंट क्यों भाई, ये तो प्रीमियम में इशू किया इसलिए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, बट अगर डिस्काउंट में इशू किया तो कंपनी का लॉस, परचेसिंग कंपनी का, तो वो डिस्काउंट को डेबिट कर देगी, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट कर दिया, खत्म। क्लियर एंट्री, मालूम पड़ गया। डिस्चार्ज पीसी के लिए लिक्विडेटर इज द रिसीवर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करो, प्रेफरेंस इशू करो, प्रीमियम पे इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा, पेमेंट किया, कुछ पैसा दे दिया उनको तो कैश बैंक चला जाएगा, दैट्स इट, बराबर। और अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना है बेटा, ओके, मालूम पड़ा। नाउ द फिफ्थ एंट्री इज व्हाट, चलो पीसी डिस्चार्ज कर दिया, डिबेंचर का जो सेटलमेंट है वो अलग से करना पड़ता है बेटा। चलो अभी डिबेंचर को भी सेटल करते हैं, डिबेंचर भी डिस्चार्ज करते हैं बेटा, डिस्चार्ज डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी।
अब डिबेंचर को डिस्चार्ज करना है, सेटलमेंट करना है, तो नॉर्मल सी बात है, डिबेंचर्स इन वेंडर कंपनी डेबिट हो जाएगा, दे रहे हैं तो भाई वेंडर कंपनी वाले अपोजिट डेबिट हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि पहले एंट्री में देखो इनकॉर्पोरेट जब हुआ था असेट्स और लायबिलिटीज, तो डिबेंचर इन वेंडर कंपनी क्रेडिट था ना डिबेंचर्स, अब सेटलमेंट का टाइम आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। चलो अब डिबेंचर होल्डर को, जो डिबेंचर्स इन वेंडर कंपनी है, उनको क्या दिया आपने, या तो डिबेंचर्स दिया रहेगा परचेसिंग कंपनी में, तो वो क्रेडिट कर दो, डिबेंचर दिया आपने जो भी। अगर वो डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा दो, सिंपल। अगर वो डिबेंचर्स के लिए कुछ पेमेंट कर दिया आपने, पैसा दे दिया, कैश दे दिया, कैश बैंक, तो कैश बैंक दिखा दो। लेकिन अगर वही डिबेंचर आपने डिस्काउंट में इशू किया है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर दो, खत्म, फिनिश, क्लियर, मालूम पड़ गया, सिंपल है ना एंट्री। डिबेंचर डिस्चार्ज करोगे तो डिबेंचर इन वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट। टू, क्या दे रहे हो आप, डिबेंचर इन परचेसिंग कंपनी, प्रीमियम पे दे रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम, कैश बैंक दे रहे हो तो कैश बैंक चला जाएगा, और अगर डिस्काउंट में इशू किया तो डिस्काउंट पर डेबिट कर दो, दैट्स इट, याद रखना। नेक्स्ट एंट्री बोलता है अपने को, अच्छा परचेसिंग कंपनी ने अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड किया, शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो भाई शेयर इशू एक्सपेंसेस तो अपना एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है, तो शेयर इशू एक्सपेंस, जो भी शेयर इशू एक्सपेंसेस है उसको डेबिट कर दो, और पैसा गया टू बैंक, टू कैश बैंक, सिंपल, राइट। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड किया तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, पैसा गया, दैट इज बैंक क्रेडिट, सिंपल। सेवेंथ एंट्री इज व्हाट, डिबेंचर means dissolution expenses paid and borne by purchasing company। देखो अगर dissolution expenses कौन पे कर रहा है, paid and borne by purchasing company, purchasing company paid और borne कर रहा है, तो एंट्री क्या होगा बेटा, dissolution expenses अगर paid and borne by purchasing company है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि जो भी dissolution expenses paid and borne हुआ है वो परचेसिंग कंपनी एज अ गुडविल ट्रीट कर लेगी, बराबर है, गुडविल हो गया, तो गुडविल को डेबिट कर लो और पैसा गया कैश बैंक, दैट्स इट। भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड एंड बॉर्न बाय परचेसिंग कंपनी, यार परचेसिंग कंपनी दे रही है मतलब एक तरह से गुडविल दे दिया, चलो ठीक है, वेंडर कंपनी के नाम से इतना हमने खर्चा कर दिया डिसोल्यूशन का, राइट, क्योंकि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस तो भाई वेंडर कंपनी का है, बट फिर भी परचेसिंग कंपनी पेड एंड बॉर्न कर रहा है तो उसने एक तरह से गुडविल दे दिया, जाओ खुश रहो, दे देते हैं हम गुडविल का पैसा, उसको गुडविल खर्चा हम एज्यूम कर, वो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो आपका गुडविल है, इतना गुडविल है इसलिए हमने दे दिया, खत्म, ठीक है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड एंड बॉर्न बाय परचेसिंग कंपनी आया तो याद रखना आपको कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, गुडविल, परचेसिंग कंपनी इसको गुडविल ट्रीट कर लेगी कि चलो इसका नाम था इसलिए हमने दे दिया, दैट्स इट। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक गोज आउट, राइट। और फाइनली आप क्या करोगे, जो भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी आया रहेगा आपको उसको सेट ऑफ कर देने के, सेट ऑफ कैसे करोगे, गुडविल का डेबिट बैलेंस है, सेट ऑफ किया तो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेट ऑफ किया तो डेबिट हो जाएगा, दैट्स इट। वो सेट ऑफ करके, बराबर है, सेट ऑफ करके जो भी बैलेंस रहेगा वो बैलेंस शीट में दिखा देगा, तो प्रैक्टिकल करते टाइप में देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड एंड बॉर्न बाय परचेसिंग कंपनी आया तो एंट्री विल बी व्हाट, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश बैंक, पेड एंड बॉर्न बाय परचेसिंग कंपनी है इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और सेट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व होगा तो सेट ऑफ करने का बस, गुडविल डेबिट है, सेट ऑफ किया तो क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस तो सेट ऑफ किया तो डेबिट, खत्म। सेट ऑफ करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो आप बैलेंस शीट में दिखा देने का, जिधर भी आए बैलेंस शीट में, अगर वो इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा, गुडविल ज्यादा रहेगा तो इंटेंजिबल एसेट्स में, और अगर आपका कैपिटल रिजर्व ज्यादा रहेगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाने का, बट इट तो वो प्रैक्टिकल देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको, डोंट वरी, क्लियर, मालूम पड़ गया, उसमें कोई इशू। बेटा अमाल्गमेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में भी सब कुछ वही है, खाली एब्जॉर्प्शन में पता है कंपनी टेक ओवर करती है किसी दूसरे का बिजनेस, बराबर है, तो कोई नया फॉर्मेशन नहीं होता, तो बेटा इधर भी सब सेम एंट्री होगी, जो भी अमाल्गमेशन में होता है सब सेम रहेगा, सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगा, वो एक्स्ट्रा एंट्री अपने को देखना है। तो अमाल्गमेशन में याद रखो कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं होता, गावस्कर लिमिटेड ने कपिल लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया तो कंपनी का नाम मेरा ही रहेगा, गावस्कर लिमिटेड, कंपनी लिमिट, वो जो कपिल लिमिटेड वो तो मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो गया भाई, खत्म, राइट। सो याद रखना नाम मेरा ही रहेगा, गावस्कर लिमिटेड, ठीक है, इधर कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में एंट्री सब जो अमाल्गमेशन में है वैसे ही सब एंट्री, प्रोसेस वही है, प्रोसीजर वही है,
सिर्फ एडिशनल एंट्री क्या आएगी वो याद रखना है आपको। एडिशनल एंट्री परचेसिंग कंपनी के बुक में क्या आएगा, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। पहला होगा, अब जिस कंपनी को अगर मैंने एब्जॉर्ब किया है, अगर उस कंपनी को मैंने कोई माल बेचा है, माल गुड्स बेचा है, बराबर है, गुड्स बेचा है तो नॉर्मल सी बात है मैंने प्रॉफिट पे ही बेचा होगा। तो अब वो तो कंपनी मैंने टेक ओवर कर लिया ना, तो प्रॉफिट किस काम का, फिर वो प्रॉफिट कैंसिल कर दो, कैंसिल प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ गुड्स। तो अगर वो प्रॉफिट कैंसिल करोगे ना, भाई मैंने वो प्रॉफिट कैंसिल कर दिया तो एक तरह से मेरा लॉस ही हो गया ना यार। मैं परचेसिंग कंपनी हूँ गावस्कर लिमिटेड, तो मेरे लिए तो एक तरह से लॉस ही हो गया। बट वो लॉस में क्या ट्रीट कर लूंगा, चलो गुडविल जैसे, ठीक है भाई गुडविल दे दिया यार, जाओ गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड, गुडविल डेबिट टू स्टॉक, जिस स्टॉक में वो प्रॉफिट इंक्लूड है वो, बराबर है, वो स्टॉक को क्रेडिट कर दो, खत्म, उतना स्टॉक आपका कम हो जाएगा, फिनिश। तो याद रखना, अगर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन है एडिशनल एंट्री में, पहला क्या करना है, अगर मैंने उस कंपनी को कुछ गुड्स बेचा है, प्रॉफिट होगा ही, नॉर्मल सी बात है, वो प्रॉफिट को कैंसिल कर दो। तो वो प्रॉफिट को कैंसिल करोगे तो सिंपल सा फंडा है, गुडविल अकाउंट डेबिट, जो भी प्रॉफिट कैंसिल हुआ, अब प्रॉफिट कैंसिल हो रहा है तो परचेसिंग कंपनी के लिए तो लॉस ही है ना यार, कि मैंने इतना प्रॉफिट था, मेरा प्रॉफिट गया रे बाबा, तो मेरे लिए तो लॉस ही है। लेकिन वो लॉस क्या करेंगे लोग, क्या ट्रीट करेंगे, चलो जाने दो, गया ना, गुडविल समझ के गए, हमने गुडविल समझ लिया उसको, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्लियर, बराबर है, मालूम पड़ा, क्लियर है। हमने बेचा था उसको प्रॉफिट पे, बट अभी वो पैसा दिया नहीं है, लेकिन हमने टेक ओवर कर लिया तो खत्म हो गया, हमारा वो प्रॉफिट कैंसिल हो गया, दैट्स इट। तो एंट्री याद रखना, कैंसिल प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ गुड्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ सेकेंडली व्हाट, कैंसिल इंटरकंपनी डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब क्या करना है आपको, इंटरकंपनी जो भी डेटर्स और क्रेडिटर्स है उसको आपको कैंसिल करना है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप इंटरकंपनी डेटर और क्रेडिटर कैंसिल करोगे भाई, तो क्या होगा, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, कैंसिल हुआ तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल हुआ तो डेबिट हो गया, सिंपल। अब मैंने उसको बेचा है क्रेडिट में, बराबर है, तो वहां मेरा डेटर होगा, उसने मुझसे खरीदा है तो उसके लिए मैं क्रेडिटर हो गया। तो जब टेक ओवर हो गया, मैंने टेक ओवर कर लिया, तो फिर ये डेटर क्रेडिटर का सवाल ही नहीं उठता ना, अब तो सब मेरा ही हो गया गावस्कर लिमिटेड का, क्योंकि मैंने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो ये जो इंटर कंपनी ड्यूज है, इंटर कंपनी डेटर्स और क्रेडिटर्स है, सब कैंसिल कर देने का, ठीक है। तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होगा तो डेबिट कर दो। तो इंटर कंपनी डेटर्स और क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे ही इंटर कंपनी लोन्स भी कैंसिल, अगर लोन कैंसिल मतलब क्या, अगर लोन रिसीवेबल होगा, रिसीवेबल मतलब क्या होता है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, कैंसिल करोगे तो क्रेडिट हो गया। लोन पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, कैंसिल करोगे तो डेबिट, सिंपल, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। ऐसा आपका इंटर कंपनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल क्या है, असेट का डेबिट बैलेंस, बट कैंसिल करेगा तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देने का, और बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, कैंसिल किया तो डेबिट। तो मतलब जो भी इंटर कंपनी ड्यूज है, लाइक जो भी इंटर कंपनी डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो सब कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता है हमेशा डेटर का डेबिट बैलेंस होगा, कैंसिल होगा तो क्रेडिट, बराबर है। अभी जैसे लोन पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट कैंसिल हुआ तो डेबिट। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल हुआ तो डेबिट। तो ये एडिशनल एंट्री सिर्फ एब्जॉर्प्शन में ही पास करना है, क्लियर है, किसी को डाउट, इज देयर एनी डाउट ना। अब सुनो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ व्हाट, डिविडेंड बिफोर एब्जॉर्प्शन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर एब्जॉर्प्शन। अब इधर क्या बोल रहा है, डिविडेंड पेमेंट कर रहा है बिफोर एब्जॉर्प्शन। तो बिफोर एब्जॉर्प्शन अगर आपने डिविडेंड पेमेंट किया है तो सिंपल फंडा है, डिविडेंड पे कहां से करोगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, जो आप अकाउंट यूज करोगे डिविजिबल प्रॉफिट डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, उसको डेबिट कर दो, और पेमेंट किया तो बैंक के, तो नॉर्मल एंट्री, कॉमन एंट्री, याद रखो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वेरी कॉमन, मेन आपको एब्जॉर्प्शन में जो भी इंटर कंपनी ड्यूज है वो सब याद रखना, इंटर कंपनी ड्यूज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स, बिल्स,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा एब्सॉर्प्शन के टाइम पे। प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ गुड्स अगर कैंसिल करना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट करके टू स्टॉक, बराबर है। तो ये एकदम माइंड में आपके फिक्स होना चाहिए। गॉट इट? क्लियर है? मालूम पड़ गया ना बेटा? तो ये सब एंट्री आपको ज्यादा यूज होगा प्रैक्टिकल। नाउ थर्ड वाला एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये तो बता ही दिया मैंने। कंपनी को अगर लॉसेस हो रहा है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से, तो उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाएगा, तो हमको कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और वो रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। इंटरनल आपने पहले पढ़ चुके हो, प्रैक्टिकल कर चुके हो सब कुछ। ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में क्या होगा? इंटरनल में कंपनी चेंज, कंपनी का नाम चेंज नहीं होता, न्यू फॉर्मेशन नहीं होता, बट एक्सटर्नल में आपको कंपनी का न्यू फॉर्मेशन होगा। समझे कि नहीं? कंपनी का क्या होगा बेटा? न्यू फॉर्मेशन होगा। याद रखना, यहां न्यू कंपनी इज नथिंग बट दी रिकंस्ट्रक्टेड ओल्ड कंपनी, बराबर है। मालूम पड़ा कि यहां नाम ही चेंज हो जाएगा, न्यू कंपनी, न्यू नया फॉर्मेशन हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नया फॉर्मेशन नहीं होता, समझे? इसलिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन द स्कीम इन्वॉल्व्स लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। इसमें जो ओल्ड कंपनी है वो बंद होके उसी कंपनी को नया कंपनी बना देंगे, नाम चेंज कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी हो जाएगा टू टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स इन द न्यू कंपनी और कैश। मतलब वही जो ओल्ड कंपनी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके, उसका नाम चेंज करके, बराबर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करके एक नया कंपनी फॉर्म होगा, बराबर है। न्यू कंपनी फॉर्म होगा और वही नया कंपनी सब असेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी है वो लेगा, और एक्सचेंज में, इन एक्सचेंज जो भी देना है शेयर्स, कैश, बैंक, वो पेमेंट करेगा, सेटल करेगा। तो ये भी प्रैक्टिकल करोगे तो बता दो, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एकदम डिफरेंस देखा क्या? इंटरनल में कंपनी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, नाम चेंज नहीं होता कंपनी का, इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट होगा, शेयर होल्डर सेक्रीफाइस करेंगे, बराबर है, लायबिलिटीज पे ऑफ होगी, यूटिलाइजेशन होगा, एवरीथिंग। इधर भी वही है, बट इधर क्या होगा? नया फॉर्मेशन होगा बेटा, न्यू फॉर्मेशन विल बी देयर। और नया फॉर्मेशन होगा तो मतलब जो ओल्ड कंपनी है, बराबर है, उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज न्यू फॉर्मेशन मतलब न्यू कंपनी में चले जाएंगे। इन एक्सचेंज जो भी सेटलमेंट होगा वो तो होना ही, राइट। सो दैट इज व्हाट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में याद रखना, न्यू फॉर्मेशन इज देयर, गॉट इट? नया कंपनी आपका क्रिएट होगा, गॉट इट? क्लियर है? और वही नया कंपनी, वो नया कंपनी है क्या? दैट न्यू कंपनी इज नथिंग बट द रिकंस्ट्रक्टेड ओल्ड कंपनी। क्लियर? मालूम पड़ गया? वही सेम नॉर्मल फंडा। अभी इसमें स्पेशल पॉइंट क्या कंसिडरेशन में लेना है बेटा? देखो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में न्यू कंपनी का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट न्यू कंपनी इज नथिंग बट द रिकंस्ट्रक्टेड ओल्ड कंपनी, बराबर है। स्पेशल पॉइंट क्या ध्यान में रखने का बेटा? अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो भी पेमेंट होगा, डायरेक्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय द न्यू कंपनी, जो नया कंपनी फॉर्म होगा वो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा, दिया रहेगा। कंटीजेंट लायबिलिटीज भी पेड ऑफ हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। कौन पे ऑफ करेगा? न्यू कंपनी, राइट। तो न्यू कंपनी जो भी सेटलमेंट करना है वो करना ही है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में न्यू फॉर्मेशन होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में न्यू फॉर्मेशन नहीं होता बच्चा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में देयर इज अ न्यू फॉर्मेशन, ठीक है। और वो न्यू फॉर्मेशन जो न्यू कंपनी बनेगा, दैट इज नथिंग बट अ रिकंस्ट्रक्टेड ओल्ड कंपनी, गॉट इट? याद रखना इसको। नाउ सी, पीसी 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 बार बार आ रहा है भाई, पीसी तो जरूरी है ना यार। अमालगमेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा, बराबर है। जो भी कंपनी बिजनेस ले रहा है, परचेज कर रहा है, परचेजिंग कंपनी, न्यू कंपनी, जो भी केस में आएगा, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को क्या देगा? कुछ तो देगा कंसिडरेशन में, वही होता है परचेज कंसिडरेशन। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, purchase consideration for the amalgamation means what? Aggregate of the shares and other securities issued and the payment made in the form of cash or other assets by the purchasing company to the shareholder of the vendor company. बेटा सिंपल सा फंड है, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। वेंडर कंपनी ने अपना बिजनेस दिया तो परचेजिंग कंपनी उसको देगा ना कुछ, रिटर्न में तो देगा कुछ। इन कंसिडरेशन परचेजिंग कंपनी उसको क्या देगा? या तो कैश देगा या तो अपने कंपनी में शेयर्स दे रहा है, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ तो इन रिटर्न देना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाट परचेज कंसिडरेशन। परचेजिंग कंपनी उनके शेयर होल्डर को रिटर्न में देगा ही ना कुछ, तो वही तो होता है परचेज कंसिडरेशन, दैट्स इट। सो परचेज कंसिडरेशन का बेटा 2 मेथड्स है, एक तो नेट पेमेंट मेथड है
और एक नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड बहुत सिंपल, जो पहले भी किया है लास्ट ईयर में आप लोगों ने। सो नेट एसेट मतलब क्या, सिंपल, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दो। क्या, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके आपको नेट एसेट मेथड मिल जाएगा। और इसमें भी जो भी असेट्स या लाइबिलिटी जो भी रहेगी आपके आउटसाइड लायबिलिटी, वो सबका एग्रीड वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीड वैल्यू। ठीक है, असेट्स, एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज का एग्रीड वैल्यू, जितने में एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट जितने में हुआ रहेगा, जो भी एग्रीड हुआ रहेगा वैल्यू। ठीक है, अब परचेसिंग कंपनी समझो मशीन है 1 लाख का, बट परचेसिंग कंपनी लेके जा रहा है 1,10,000, तो 1 लाख तो बैलेंस शीट में दिया है, बैलेंस शीट में जो दिया है वो बुक वैल्यू है, और ये 1,10,000 में लेके गया मतलब एग्रीड वैल्यू। 1,10,000 में लेके गया मतलब क्या हो गया बेटा, एग्रीड वैल्यू। दैट्स इट, है कि नहीं, सिंपल। तो याद रखना 2 मेथड्स में नेट पेमेंट है और नेट एसेट है। नेट पेमेंट मेथड में डायरेक्टली जो भी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है वो दिखेगा। नेट एसेट मतलब क्या, असेट्स माइनस लायबिलिटी करो, जो भी असेट्स और आउटसाइड, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करके नेट एसेट आ जाएगा। वही नेट एसेट को आपको सेटलमेंट करना है। वो सेटलमेंट डिस्चार्ज कैसे करना है वो प्रैक्टिकल में देखेंगे हम लोग। फिर नेट पेमेंट मेथड, ये जो पहला वाला मेथड है नेट पेमेंट, वो देखो उसमें क्या होता है कि आपको पेमेंट करना है। कैसे, देखो जैसे आप नेट पेमेंट में क्या रहेगा, नॉर्मल फॉर्मेट है, नंबर पर्टिकुलर्स वर्किंग रुपीज। प्रेफरेंस शेयर्स को आप क्या दे रहे हो, बराबर है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया आपने, प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको प्रेफरेंस शेयर्स दिया या कैश दिया उनको, बराबर। मतलब मेन क्या है पीसी में, आप शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो, शेयर होल्डर को सेटलमेंट करना है, शेयर होल्डर को पैसा देना है या शेयर्स देना है, व्हाटएवर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने प्रेफरेंस शेयर्स दिया होगा, या तो कैश फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है, या तो कैश पेमेंट कर दिया होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को आपने क्या दिया रहेगा, या तो इक्विटी शेयर दिया रहेगा या तो कैश दे दिया होगा। दैट्स इट। सो जो भी टोटल आएगा प्रेफरेंस शेयर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या तो प्रेफरेंस शेयर्स दिया या तो कैश फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर को या तो इक्विटी शेयर या तो कैश फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो सबका टोटल मार के जो भी आएगा ना बेटा, वही हो जाएगा आपका परचेज कंसिडरेशन। दैट विल बी नोन एज व्हाट, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। व्हाट इट, क्लियर है, मालूम पड़ गया बेटा, पक्का। तो ये सारी थियरी जरा दिमाग में एकदम फिक्स रखना, ओके। तो ये सारी थियरी सब लोग दिमाग में एकदम फिक्स रखने का। नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड मतलब असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करो, पीसी आ जाएगा, वही पीसी का सेटलमेंट करना है, वही शेयर होल्डर को देना है आपको। अब आपने जो भी शेयर्स दिया, कैश दिया, दैट डिपेंड्स। नेट पेमेंट में तो डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या तो प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो या तो कैश फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स को या तो इक्विटी शेयर इशू किया या तो कैश, दैट्स इट। सो सबका टोटल मारोगे तो यहाँ टोटल आपका पीसी मिल जाएगा। तो ये याद रखना सब लोग, अच्छे से एकदम रिवाइज करना।